नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार को लेकर बीजेपी का प्लान भी क्या है। जी हाँ, इसको लेकर लगातार हम नेताओं से भी बात कर रहे थे, पत्रकारों से भी हम नियमित संपर्क में थे कि आखिर बिहार को लेकर बीजेपी का प्लान भी क्या है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का स्टेट नेतृत्व, राज्य नेतृत्व सीएम शरणम गच्छामी हो गया है, मतलब नीतीश के शरणम में गच्छामी मतलब शरण में आ चुके हैं, दंडवत हैं। तारीफ करने से मतलब कह सकते हैं कि एक वैसे ही तारीफ करना और तारीफ का फूल बांधना। कमोबेश बिहार बीजेपी के नेता इन दिनों नीतीश के तारीफ में फूल बांध रहे हैं। एनडीए की बैठक में भी आपने देखा कि तमाम बड़े नेता, सांसद से लेकर मंत्री तक नीतीश चालीसाई पढ़े जा रहे थे। नीतीश की तारीफ में वो पुल बांधे जा रहे थे, कहना मुश्किल है। क्या क्या नहीं कह गए वो लोग नीतीश कुमार के बारे में, जो सहज नहीं है। जिस तरीके का संवाद बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद देखने को मिला, या फिर 2020 के चुनाव के बाद जिस तरीके से सदन में विजय सिन्हा और सदन के बाहर सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो या नित्यानंद राय हो, जिस तरीके से नीतीश पर लगातार हमलावर रहते थे, वो दिन गौर याद करिए और आज का दिन याद करिए। लगता ही नहीं है कि नीतीश और बीजेपी की यारी इस तरीके से देखने को मिलेगी। याद है ना, जब गठबंधन टूटा था, आरजेडी से जब ये लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए आ रहे थे, तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि आपको मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा समर्थन पत्र लेने के लिए। और उस पूरे एपिसोड का मैं गवाह हूं कि किस तरीके से संजय झा पहले राजभवन जाते हैं, राजभवन के बाद बीजेपी कार्यालय जाते हैं, सम्राट चौधरी को वो पत्र सौंपते हैं और सम्राट चौधरी मीडिया के सामने गरज कर कहता है कि जदयू के नेता हमसे समर्थन मांगने आए हैं और मैं समर्थन दे रहा हूं। वो ठसक, वो अखरपन सब लग रहा है जैसे मानव स्वभाव है ना, इतना जल्दी थोड़ी बदल जाएगा। गिरगिट भी देख के शर्मा जाएगा कि भाई इतना जल्दी रंग ये लोग कैसे बदल देते हैं। वो सम्राट चौधरी, हमें वो भी वाकया याद है कि सीएम आवास से फोन क्या आया, तमाम बीजेपी के बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिहार के प्रभारी को भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात के लिए भेजा गया था और उस मीटिंग से वो भागते हुए सीएम हाउस चले गए थे। और भी देखिए कि कोई बयान को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बहुत ही ध्यान से या एकदम सोच समझकर जदयू को लेकर एक तो बयान देते नहीं है। गिरिराज सिंह और बचौल जैसे लोगों ने जब बयान देना शुरू किया तो उनकी जिस तरीके से घेराबंदी हुई कि नीतीश कुमार के मीटिंग में दूसरे नंबर की कुर्सी पर सबसे लास्ट में उनको बिठा दिया गया और वो गिरिराज भी नीतीश की तारीफ करते हुए नहीं अपने आप को रोक सके। ये सहज नहीं है, यही बात समझने की जरूरत है कि ये सहज नहीं है। बीजेपी जो आज की बीजेपी है उसका वो चरित्र नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार को लेकर बीजेपी का प्लान भी क्या है। तो जरा खबरों पर गौर करिए और नीतीश के एक्शन पर ही आप नजर दौड़ाइए, तो उन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, 2005 से लेकर 2025 आने को है। लंबे अंतराल तक दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। 2014 से राह जुदा जुदा होना 13 से शुरू हुआ। पहली बार ईडी का ऑपरेशन सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर होता है, आज तक कभी नहीं हुआ था। सृजन घोटाले में इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आई, कई आईएएस अधिकारी का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के साथ उस घोटाले में मौजूद है। कई आईपीएस अधिकारियों का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन सीबीआई उन लोगों से पूछताछ तक नहीं किया। लेकिन अचानक
संजीव हंस के यहाँ रेड होता है, कार्रवाई होती है, लाल डायरी मिलता है और बिहार के कई IAS अधिकारियों को लेकर बड़ी बड़ी जानकारी ईडी के हाथ लगता है। नीतीश कुमार के चहेते, उनके कह सकते हैं कि OSD कहें या फिर के प्रधान सचिव कहें, रिटायर्ड दीपक कुमार, इनको लेकर खबरें चलती रही कि इनके बेटे पर ईडी की दबिश, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। और ये खबर ईडी के सोर्स ने बहुत ही होशियारी के साथ मीडिया तक पहुंचाई है। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि ये खबर जहां कहीं से भी आ रहा था, ईडी के सोर्स से आ रहा था और ईडी का आधिकारिक सोर्स के माध्यम से दी जा रही थी कि दीपक कुमार के बेटे पर हम लोग मेरी नजर है ईडी की, कई तरह की संपत्ति उन्होंने अर्जित किया। ये पहली बार हो रहा है। ये बात सोचिए, नीतीश साथ है और नीतीश के चहेते अधिकारियों पर या संजीव हंस पर ही जो कार्रवाई हुई और जिस तरीके से बातें सामने आई, सिंगला ग्रुप से जो रिश्ता सामने आया, नीतीश से थोड़ी बच सकते हैं। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, जरा इस पर जब गौर करेंगे ना तब आपको बहुत सारी चीज समझ आएगी। और प्रधानमंत्री का खुद का इन्वॉल्वमेंट बिहार लगातार आना, JP नड्डा आ ही रहे हैं, उन तमाम चीजों पर आप जब आप गौर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि नीतीश की ताकत क्या है, ब्यूरोक्रेसी। नीतीश की ताकत क्या है, सरकार में कोई भी रहे, ब्यूरोक्रेट नीतीश की जुबान बोलता है, नीतीश की जुबान के अनुसार एक्ट करता है। तो पहले उस नेटवर्क को कमजोर करो। तो ईडी की कार्रवाई, दीपक पर दबिश, ये सब कुछ उस ब्यूरोक्रेट पर जो नीतीश का प्रभाव है उसके कम करने की कोशिश है और उस कोशिश में कामयाब होता हुआ बीजेपी दिख भी रहा है। अब जिले के अधिकारी, चाहे SP हो या DM हो, अब सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा या दिलीप जायसवाल की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों पर उन्हें एक्शन करना पड़ रहा है और ये जानकारी नीतीश कुमार को है कि ब्यूरोक्रेसी जो है सो धीरे धीरे हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। कई विभाग के प्रधान सचिव नीतीश के उस इशारों के विपरीत काम कर रहे हैं, जिन इशारों के सहारे पद घुंघरू बांध मीरा नाचे वाली व्यवस्था में चलते आ रहे हैं। ये भी देखने को मिला है कि प्रधान सचिव भी नीतीश के उन इशारों के विपरीत इशाराबाजी कर रहे हैं। मतलब नीतीश की जो पूरी ताकत है उस ताकत को पहले कमजोर करो और नीतीश जिस मानसिक स्थिति में है उस मानसिक स्थिति का लाभ उठाओ। तो ये संजीव हंस का जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है, जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी जो नीतीश के साथ पूरी तौर पर खड़ा है वो उसको पहले तोड़ो। और यही वजह है, इस बात को नीतीश कुमार, भले उनकी मानसिक स्थिति जो भी हो, नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए उसने अपने पास कुमार रवि को लाया। आप गौर करिएगा, मनीष वर्मा पार्टी, क्योंकि पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग अच्छे पोजीशन पर पहुंच गए हैं जो बीजेपी के प्रति लॉयल है, नीतीश के प्रति लॉयल नहीं है। बीजेपी के प्रति वो कुछ ज़्यादा ही लॉयल है, लॉयलिटी दिखा रहे हैं और वो शाह और मोदी के इशारे पर पार्टी के गतिविधियों पर भी और पार्टी के अस्तित्व पर भी अपने तरीके से खेल खेल रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ मनीष वर्मा को बिठाया है। और हमने खबर चलाई थी कि पुलिस महकमा अभी भी नीतीश के कंट्रोल से बाहर है, तो वहाँ कुंदन कृष्णन को लाने की बात हो रही है। मतलब नीतीश को भी इस बात का एहसास है कि मेरा आत्मा, मेरा प्राण जहाँ जिस कोठरी में है, बीजेपी कहीं कहीं वहाँ निशाना साध रही है। उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए नीतीश कुमार भी प्लान B पर काम कर रहे हैं। मतलब हाल के दिनों की गतिविधियों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उड़ीसा की तरह नवीन पटनायक को बीमार ब्यूरोक्रेट के सहारे सरकार चला रहे हैं, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। ये करने के बजाय बिहार में, क्योंकि बिहार में उड़ीसा की तरह विपक्ष मौजूद नहीं है, वहाँ कांग्रेस की कोई वजूद नहीं रही थी, बीजेपी को खुला मैदान मिला और इस नैरेटिव के सहारे नवीन पटनायक को उन्होंने बेदखल कर दिया। लेकिन बिहार में अलग तरीके की राजनीति है।
बिहार में विपक्ष के रूप में आरजेडी बहुत मजबूत है, और अगर नीतीश कमजोर हुए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ मुड़े, क्योंकि बीजेपी के सारे प्रयोग जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से बिहार में कर रहे हैं, सारे के सारे प्रयोग उनके फेल हो चुके हैं। और शाह ने जिस पर भी दाव लगाया, नहीं कहते हैं कि जिसका भी पूछ उठाया वो मादा निकला, तो वही बात है, शाह ने जिस पर भी दाव लगाया वो सारे दाव फेल हो गए, उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए नीतीश मुखौटा ही सही, नीतीश को बनाए रखना है, और नीतीश के सहारे हम बिहार को साधते रहे, और नीतीश की वो बातें ना चले, या नीतीश सत्ता में रहते हुए भी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी पकड़ में नहीं रहे, तो उनके ब्यूरोक्रेसी पर अटैक करो, इनके ब्यूरोक्रेसी पर जो पकड़ है उसको कमजोर करने के लिए सियासी ताना बाना बोलो। तो ये खेल है, मतलब बिहार की राजनीति एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां बीजेपी सीधे सीधे आमने सामने आज भी आरजेडी से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। टक्कर ही लेने की बात नहीं है, आरजेडी को हराना मुश्किल हो जाएगा अगर नीतीश बिहार की राजनीति से बाहर हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की ये मजबूरी है कि नीतीश को साथ बनाए रखना, और नीतीश साथ है तो फिर सत्ता में भागीदारी से भी कोई रोक नहीं सकता है, मतलब बिहार की सत्ता पर बीजेपी काबिज रहेगी। लेकिन अभी तक जो अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर जो काबिज रहे, मतलब सत्ता तो नीतीश की रही है, बीजेपी बौगी रही है, इंजन तो नीतीश रहे हैं, तो अब इंजन में भी जो है फ्यूल जो है सो बीजेपी और आरएसएस का हो, ये कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश के तहत बीजेपी प्लान बी के रूप में बिहार में काम कर रहा है कि प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा समय 2-2 बार आ रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार आ रहे हैं। छठ के मौके पर ये बिहार के मीडिया के सहारे लोगों के जहन तक जाए कि जेपी नड्डा आए थे, क्योंकि दूसरे कोई नेता अगर नीतीश के साथ छठ घाट की यात्रा करते दिखते, उसकी तस्वीर भी छप जाती तो बहुत बड़ी बात है, खबर तो कहना ही नहीं है। लेकिन नड्डा के सहारे कुछ तो स्पेस उसने बनाया, कुछ तो बातें हुई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छठ पर्व की महत्ता को देखते हुए वो आए हुए थे। जो सांस्कृतिक और धार्मिक एजेंडा है बीजेपी, उस एजेंडे को कहीं न कहीं एक मजबूती देने की कोशिश थी। तो ये सारी कवायद है कि नीतीश के साथ भी है और नीतीश के साथ नहीं भी है। नीतीश के साथ सरकार में भी है, लेकिन सरकारी तंत्र पर नीतीश की नहीं बीजेपी की कब्जा हो, यही प्लान बी, यही प्लान बी है, जिस प्लान बी के तहत बीजेपी इन दिनों काम कर रही है। अब देखना यह है कि नीतीश को इसका तो एहसास हो गया है, नीतीश को यह एहसास हो गया है कि हमें किस स्तर पर कमजोर किया जा रहा है। तो पार्टी संभालने के लिए मनीष वर्मा को तो उन्होंने कमान दे दिया, ब्यूरोक्रेसी के लिए कुमार रवि कमान संभाल लिए, लेकिन बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी ताकत के सामने ये दोनों कैसे टिक पाएंगे क्या? क्योंकि पार्टी के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिस तरीके से सेंधमारी संघ और बीजेपी वालों ने कर रखी है, ऐसे में क्या रवि कुमार रवि अकेले सीएम के उस लक्ष्य को बनाए रख सकते हैं, या सीएम के उस लक्ष्य, जिस लक्ष्य को 2005 से वो साथ लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य के साथ वो खड़े रह पाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। पार्टी भी वही स्थिति है, पार्टी, लेकिन पार्टी के साथ यही है कि जिनका रिश्ता बीजेपी के साथ है, उनका रिश्ता जदयू के न वोटर से है, न विधायकों से है, न सांसद से है। इसलिए पार्टी में बहुत सारी चीजें संभव नहीं है। लेकिन सवाल ब्यूरोक्रेसी का है, जो नीतीश के का हार्ट है, उसी से सारी चीजें चलती हैं, और निशाने पर शाह और मोदी का वही ब्यूरोक्रेसी है। देखिए ये जंग कब तक जारी रहता है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति जिस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, बीजेपी के लिए कुछ भी निर्णय लेना आने वाले समय में आत्मघाती साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।